एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कर लिया, जिसमें हमने लैंग्वेज टीचिंग के एम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। अब हम करेंगे बात प्रिंसिपल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हालांकि इससे भी ज्यादा हैं, वो सारे के सारे मैं कराऊंगी। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक होगा, लेकिन बड़े ही ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ आपने सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है थियोरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको याद हो, मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन में भी आपको ये बताया था कि भाई मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर किसके मोटिवेशन की बात की गई है? यहां पर बच्चों के मोटिवेशन की बात की गई है। अब आप बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हो। अब सोचो कि बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे का मोटिवेशन ही नहीं है वो लैंग्वेज को सीखने का, तो क्या बच्चा लैंग्वेज को सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। सो जो मोटिवेशन है ना, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बच्चे में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? अब वो मोटिवेशन चलो माना बच्चे में है, उस मोटिवेशन को लंबे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कैसे किया जा सकता है? उसको रिटेन किया जा सकता है इंटरेस्ट के थ्रू। तो हमें एज अ टीचर क्या करना है? हमें बच्चों के इंटरेस्ट को जो है ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि बच्चे क्लासरूम में अलग अलग पेस के साथ पढ़ते हैं, राइट? मतलब सबका अपना एक यूनिक पेस है, राइट? तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता है। तो अब आपको क्या करना है? बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो आप लैंग्वेज उन्हें पढ़ाने जा रहे हो, तो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है या जितने भी रिसोर्सेज हैं सेकेंड लैंग्वेज के, वो आपको ऐसे अरेंज करने हैं जिससे में बच्चा ध्यान से, प्यार से एंड मगन होकर पढ़े। तो आपको बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है? टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज को अरेंज करना है। तो उससे होगा क्या? देखो, अगर आप बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी रुचि के हिसाब से काम करोगे ना, तो बच्चे जो है मैक्सिमम टाइम तक अपना कंसंट्रेशन रिटेन कर पाएंगे एंड बच्चों को चीजें इजीली समझ भी आएंगी। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो? अच्छा, यहाँ पर एप्टीट्यूड की बात भी की गई है। जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से आपको रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक को अरेंज करना है। अब जैसे कि आप तरह तरह के रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स का यूज कर सकते हो, पिक्चर्स का यूज कर सकते हो, फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज का यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी जो है डिवाइसेस आपको मिलेंगी, ऑडियो एंड विजुअल, कोई भी डिवाइस जो है आप यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये बात तो हुई मोटिवेशन की एंड इंटरेस्ट की, कि बच्चे का मोटिवेशन होना जरूरी है। और अगर बच्चे का मोटिवेशन है तो हमें उस मोटिवेशन को रिटेन करना पड़ेगा। कैसे? इंटरेस्ट के हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है थियोरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है अनुकरण करना। अच्छा, इमिटेशन को लेकर आपने स्किनर, नोम चॉम्स्की का डिबेट तो देखा ही होगा। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई स्किनर कहते हैं कि इमिटेशन से ही बच्चे क्या करते हैं? लैंग्वेज को लर्न करते हैं। वेयर एज नोम चॉम्स्की ने ये कहा था नहीं नहीं नहीं, इमिटेशन से नहीं, बल्कि बच्चों के ब्रेन में ऑलरेडी एक एलईडी करके डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से बच्चे जो है लैंग्वेज को लर्न करते हैं एंड खुद ब खुद लर्न करते हैं विदाउट एनी इमिटेशन। तो एक चीज ध्यान रखना, इमिटेशन को लेकर काफी डिबेट हुई थी। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे कि नोम चॉम्स्की ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था नहीं, बच्चे इमिटेशन से नहीं सीखते बल्कि खुद ब खुद सीखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर इनेट एबिलिटी होती है और उस इनेट एबिलिटी की वजह से बच्चे जो है लैंग्वेज को अपने आप सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, राइट? अब देखो, आगे बात की गई है, अगर हम उन साइकोलॉजिस्ट की बात करें जो ये कहते हैं कि बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, जिसमें से आपको स्किनर का नाम याद रखना है, जिन्होंने कहा था कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। सो द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन, की बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। फिर इन्होंने इस बात का रीजन भी दिया था। इन्होंने कहा कि बात ऐसी है
कि आज तक कोई भी लर्नर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपने आप लैंग्वेज को इन्वेंट किया हो। तो लोग कैसे सीखते हैं? इमिटेशन से ही लैंग्वेज को लर्न करते हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा, यहां पर इमिटेटिंग आएगा, इमिटेटिंग फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस। इंटेंसिव का मतलब होता है बिल्कुल एकदम गहन, ठीक है, बहुत डीप। तो इंटेंसिव प्रैक्टिस अगर की जाएगी, बच्चों से इंटेंसिव प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो वो चीज क्या होगी भाई? वो चीज बच्चों के अंदर अपने आप आत्मसात हो जाएगी एंड बच्चे इजीली लैंग्वेज को लर्न करेंगे। देखो इस थियरी का मतलब क्या था? इन्होंने कहा कि भाई बच्चे जो हैं और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इमिटेशन से लैंग्वेज को सीखते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि अगर बच्चों से इंटेंसिव प्रैक्टिस कराई जाएगी, बार बार उनसे इमिटेशन कराया जाएगा, ये प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो बच्चे उस लैंग्वेज में मास्टरी हासिल कर लेंगे। फिर इन्होंने कहा कि भाई प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बच्चों का उच्चारण भी बहुत अच्छा होगा एंड बच्चों की स्पीच काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है थियोरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो देखो हैबिट फॉर्मेशन का मतलब क्या है? हैबिट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि भाई बार बार अगर आप बच्चे को रिपीट कराते रहते हो ना कुछ, तो उससे होता ये है कि ना बच्चों के अंदर वो लैंग्वेज ऑटोमेटिक आने लगती है। ठीक है, एंड वो ऑटोमेटिक आती है तो बच्चों को जो है इजीली वो लर्न हो जाती है। और जब ऑटोमेटिक कोई चीज आने लगती है वो हमारी हैबिट में, हमारे बिहेवियर में अपने आप आ जाती है। सो अब देखो इन्होंने क्या कहा, जैसे कि अगर यहां पर हम पामर की बात करें तो पामर ने ये कहा था कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ना, ये कैसे होती है? हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू। हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब है बार बार बच्चे को रिपीट कराओ। इससे होगा ये कि रिपीटिशन से बच्चे के बिहेवियर में ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज आने लग जाएगी। आगे बात समझ में? हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि बच्चे से बार बार वो प्रैक्टिस कराओ, रिपीट कराओ, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि बच्चे के बिहेवियर में वो चीज अपने आप आने लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर ने बच्चे को म्यूजिक सिखाना है, तो अब म्यूजिक सिखाते वक्त बार बार उसको रिपीट कराओ, बार बार उसको रिपीट कराओ, वो सुर, वो ताल, वो लय, तो क्या होगा? बच्चे के बिहेवियर में ऑलरेडी वो चीज जो है आने लगेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, और जिससे बच्चा इजीली म्यूजिक को सीख जाएगा। ओके, फिर पामर ने ये कहा कि भाई हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस से होता ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू हैबिट्स को एक्वायर करते रहते हैं। अब हैबिट में क्या क्या चीजों को हम एक्वायर करते हैं? जैसे कि स्पीच, लिसनिंग पावर, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो तीन है ना नीचे के, ये मिलते जुलते से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थियोरी ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब है यहां पर प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग। तो अब बीएफ स्किनर की थियोरी याद करो, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, एंड ध्यान रखना कि बिहेवियरिज्म की थियोरी में इसी चीज को मेन अप्लाई किया गया था, प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग को, कि भाई बीएफ स्किनर ने कहा था बार बार बच्चे को आपने क्या कराना है? उनसे रिस्पॉन्स लेना है। अब कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट वाली थियोरी आप याद करो, मैंने आपको कराई थी। ठीक है, तो उस थियोरी में इन्होंने क्या कहा था कि बार बार जब आप बच्चे को रिपीट कराते हो तो होता क्या है? उस रिपीटिशन से बच्चा सीखता है। हालांकि इनकी थियोरी में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बच्चा अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव दे तो पॉजिटिव जो है हमें रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। बच्चा अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स दे तो हमें कुछ ऐसा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है कि वो चीज बच्चे से निकल जाए, जो नेगेटिव चीज है वो निकल जाए और बच्चा जो है पॉजिटिव चीज को अपने अंदर इंटरनलाइज कर ले। ओके, अब बीएफ स्किनर ने ये कहा अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और ये प्रूव भी हुआ है कि प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग बहुत सही चीज है, कि बार बार बच्चे को प्रैक्टिस कराओ, बार बार कंटिन्यूअसली बच्चे से रिपीट कराओ। इससे होगा क्या कि बच्चे के माइंड में वो चीज इम्प्रिंट हो जाएगी। इम्प्रिंट का मतलब होता है छपना। ठीक है, कि माइंड में ऐसे अंदर छप जाएगी बच्चे के। ओके, सो फिर स्किनर ने ये भी कहा कि एक टीचर को ना बार बार इंटरवल पर, जैसे कि
एक शेड्यूल बना लो कि 10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, कुछ ना कुछ ऐसे इंटरवल के बाद एक टीचर को रिपीट कराना चाहिए, प्रैक्टिस कराना चाहिए जो उन्होंने पढ़ाया है, एंड ड्रिलिंग कराना चाहिए। इससे होगा ये कि बच्चे जो हैं वो इजीली तो सीखेंगे, साथ ही साथ जो उनको हम बार बार रिपीट करा रहे हैं, बार बार उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं उस चीज की, तो वो बच्चों पर क्या हो जाएगी, माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि सपोज करो अब आपको ना बच्चों को स्पेलिंग सिखानी है, तो बार बार उसको रिपीट कराओ, बार बार रिपीट कराओ, तो बच्चे के माइंड में वो अपने आप इम्प्रिंट हो जाएगी एंड बच्चा इजीली उस लैंग्वेज को या उस वर्ड को सीख लेगा जो आप उसे बार बार रिपीट करा रहे हो। ठीक है, अब ये तो हुए कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। इसके बाद जो भी अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है वो मैं यहां लिख देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, चलिए अब जो बचे हुए रेस्ट प्रिंसिपल्स है ना, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। ये थियोरी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियोरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका मतलब ये है कि क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं ना वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चा अलग एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटी को कैरी करता है, हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, अब इसके अलावा हर एक लर्नर अलग है। कुछ लर्नर फास्ट होंगे, कुछ मॉडरेट लर्नर होंगे, कुछ स्लो लर्नर होंगे। तो टीचर को ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं एंड फिर बच्चों को पढ़ाना है उन। और इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल की बात करें ना, तो हर बच्चे का पोटेंशियल भी अलग होता है, तो उस हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, फिर अगर हम थियोरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, इसके बात करें कि भाई मदर टंग का यूज करना चाहिए जब हम बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो ये जो थियोरी है इसके सपोर्ट में कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट में थे। तो देखो दोनों की बात करेंगे। अगर हम उन सपोर्टर्स की बात करें जो ये कहते हैं कि भाई हमें बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कराते वक्त जो है मदर टंग यूज करनी चाहिए, तो उनका कहना यह था कि भाई मदर टंग को तब यूज करो जब बच्चे की अर्ली स्टेज हो। अर्ली स्टेज का मतलब यह है कि जब बच्चा सेकंड लैंग्वेज लर्न करने जाता है तो वो उसकी अर्ली स्टेज हुई कि अभी बच्चे ने सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना शुरू किया है। तो जब बच्चा अपनी अर्ली स्टेज में हो तब हमें मदर टंग को यूज करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड धीरे धीरे बच्चा जो है उस लैंग्वेज को समझने लगेगा, उसे इजी लगने लगेगी वो लैंग्वेज। लेकिन फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लेटर स्टेजेस की बात करें, भाई अर्ली स्टेजेस में तो आपने मदर टंग का यूज करके पढ़ा दिया, फिर इन्हीं सपोर्टर का ये भी कहना था कि अगर हम लेटर स्टेजेस की बात करें तो लेटर स्टेजेस में हमें कैसे पढ़ाना है। जो टारगेटेड लैंग्वेज है, टारगेटेड लैंग्वेज का मतलब है जो सेकंड लैंग्वेज आप बच्चों को सिखा रहे हो, तो जैसे कि इंग्लिश। तो जब आप बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं तो हमें बहुत ही सिंपल ग्रेडेड मैनर का यूज करना है, मतलब बहुत ही बेसिक से शुरुआत करनी है, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर ऐसे करते करते हमें जो है कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, हमें इस तरीके का मैनर यूज करना है। तो ऐसे मैनर को जिसे मैं कह रही हूं कि सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक जाओ एंड जो है कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे स्टेप्स होने चाहिए हमारे। तो लेटर स्टेजेस में हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, सिंपल ग्रेडेड मैनर में। तो अगर हम बच्चों को सिंपल ग्रेडेड मैनर में पढ़ाएंगे ना तो होगा ये धीरे धीरे बच्चों का मदर टंग का इन्फ्लुएंस मिनिमाइज होता जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही उन सपोर्टर्स ने जिनका ये कहना था कि मदर टंग को यूज करना चाहिए। तो ऑल एंड ऑल जो सपोर्टर्स थे उनका कहना ये था कि जब बच्चा अर्ली स्टेज में हो ना, जब उसको लैंग्वेज की अभी शुरुआत करनी, अभी वो बैठा ही है क्लास में लर्न करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को, तो उस टाइम पर मदर टंग यूज करो। जब बच्चा लेटर स्टेजेस में चला जाता है, जब बच्चे को थोड़े बहुत बेसिक्स आ जाते हैं, तब हमें क्या करना है, मदर टंग का इन्फ्लुएंस हमें कम कर देना है। पर हम कैसे कम करेंगे, हम इस मैनर का यूज करके कम कर सकते हैं, सिंपल ग्रेडेड मैनर से।
इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जिसने लैंग्वेज एंड एक्विजिशन के मेरे एमसीक्यूज वाली सीरीज देखे उनको पता है कि ये 2 बार क्वेश्चन में आया हुआ है सीटेट के। तो अब ना आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ना आपको सिंपल की बजाय यहां पर कॉम्प्लेक्स लिख के दे देगा, ठीक है? तो आप ना पूरी स्टेटमेंट में इस कॉम्प्लेक्स पर ध्यान नहीं दोगे और इसी पर टिक करके आ जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि ग्रेडेड मैनर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो सिंपल होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा कि भाई बच्चों को हमें मदर टंग का यूज करके सिखाना चाहिए, क्या ये सही है? तो नीचे ना आपके सामने 3-4 जो स्टेटमेंट होंगी उसमें एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाएगी सिंपल ग्रेडेड मैनर में, एक ऐसी आ जाएगी कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल ग्रेडेड मैनर है। अब उन साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमें मदर टंग का यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनका कहना यह था कि अगर हम मदर टंग का यूज करके बच्चों को सेकंड लैंग्वेज लर्न कराएंगे ना, तो पहले बच्चे क्या करेंगे कि ना अपने माइंड में मदर टंग से उस चीज को सोचेंगे एंड फिर उसको सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडियंस ज्यादातर क्या करते हैं कि हिंदी को अपने दिमाग में रखते हैं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, राइट? तो इसीलिए काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि मदर टंग का यूज नहीं होना चाहिए व्हाइल टीचिंग सेकंड लैंग्वेज। ओके, इसके अलावा थियरी ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, हमें ना बच्चों को प्रॉपर एक्सपोजर देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि हमें बच्चों को प्रॉपर एक्सपोजर देना। जितना ज्यादा बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा बच्चे लैंग्वेज को इजीली सीख पाएंगे। तो हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे वही भाषा सुने, इंग्लिश लैंग्वेज को सुने अपने आसपास एंड उन्हें बोलने का हमें मौका देना है। तो अगर हम उनको लिसनिंग एंड स्पीकिंग के मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देंगे तो बच्चे लैंग्वेज को इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है कोरिलेशन विद लाइफ, कि भाई बात ऐसी है जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो, जो टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हो, विजुअल एड्स का यूज कर रहे हो, या जो भी मटेरियल आप उन्हें पढ़ा रहे हो, दैट शुड रिलेट विद द चिल्ड्रंस रियल लाइफ सिचुएशन, कि बच्चे उन चीजों को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ पाएं, ठीक है? हवा में बातें नहीं करनी है, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे बच्चा अपनी रियल जिंदगी में जोड़ पाए, ठीक है? इसके अलावा थियरी ऑफ ओरल अप्रोच, थियरी ऑफ ओरल अप्रोच का मतलब यह है कि भाई बच्चों को जब आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कराते हो तो हमें ओरल अप्रोच का यूज करना चाहिए। हमें लेसन्स को ओरली पढ़ना है, हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है। तो ओरल अप्रोच से होगा ये कि बच्चे इजीली लैंग्वेज को सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। इसके अलावा वो एंगेज भी रहेंगे, वो एक्टिवली लर्न भी करेंगे, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें इस अप्रोच को अपनाना है एज अ टीचर ताकि बच्चे जो है इजीली लैंग्वेज को सीख पाएं। इसके अलावा अगर हम ओरल अप्रोच का यूज करते हैं तो जैसे कि हम स्पीच का यूज करते हैं तो इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा बच्चों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है एंड बच्चे बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग वाला मेथड भी इसी से मिलता जुलता हो गया, तो क्या होगा ना कि बच्चे इजीली सीख पाएंगे। एंड नेक्स्ट है थियरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यहां पर ना मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो ये भाई चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आप सेंटर में बिठा दो। एक ऐसा ही सीटेट में स्टेटमेंट आया हुआ था जिसमें आपको जो है आंसर जब टिक करने होते हैं, आपको पता है 4 स्टेटमेंट आती हैं, तो 4 स्टेटमेंट में से इसका मतलब एक ये था कि भाई बच्चों को सेंटर में बिठा दो, ये है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। नहीं, ये गलत है ना? हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चों को आगे पीछे की अरेंजमेंट में नहीं, हमें ये ध्यान देना है कि भाई जो टीचिंग हो रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। दैट मीन्स कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चे एंगेज करें क्लास में, बच्चे मैक्सिमम अपना कंसंट्रेशन रिटेन करें। इसके अलावा बच्चे एक्टिवली लर्न करें एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां लिख लेना कि भाई चलो हमने कह दिया कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में बच्चों का रोल एक्टिव रोल होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं टीचर का रोल क्या होना चाहिए, एक्टिव या पैसिव?
हमने ये तो कह दिया कि बच्चों का रोल क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, एक्टिव या पैसिव? टीचर का रोल भी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, पैसिव मत कर देना। तो टीचर का रोल भी क्या होता है, एक्टिव ही होता है। बस टीचर को ध्यान ये रखना है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा कर अपना निकल ली, नहीं, टीचर को क्या करना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना है, एक्टिव उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। तो टीचर का पैसिव नहीं होना है, टीचर ने पैसिव नहीं होना। अगर टीचर पैसिव हो जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा? टीचर को एज अ डायरेक्टर रहना है। डायरेक्टर का मतलब क्या है, बार बार गाइड करो, बच्चा जहां गलत जा रहा गाइड करो बच्चों को, ठीक है। अब नेक्स्ट है थियरी ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। थियरी ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब है कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं, हमें उसके लर्निंग मटेरियल को, उन चीज़ों को हमें अच्छे से सेलेक्ट एंड ग्रेड करना है। जैसे कि ये सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कैसी होती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, रेंज के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से, अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जब हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे जिस लैंग्वेज का, सपोज करो इंग्लिश है, तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उन वर्ड्स का रेंज कितना है। रेंज का मतलब हो गया कि भाई वो वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। उन वर्ड का कवरेज कितना है, कवरेज का मतलब है उनके कितने मीनिंग निकल सकते हैं एक वर्ड के। इसके अलावा वो जो हम सिखा रहे हैं लैंग्वेज, उसमें लर्निंग मटेरियल्स की कितनी अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो इजीली टीच किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या बच्चे उसे इजीली लर्न कर सकते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में हमें रखना है, उस तरीके से हमें बच्चों को वो लैंग्वेज पढ़ानी है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही टीचर को क्या करना है, जो है लर्निंग मटेरियल को अरेंज करना है एंड ये देखना है कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, अब आज हमारे जो ये प्रिंसिपल्स है ये कंप्लीट हो गए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा कल वाली वीडियो में हम लैंग्वेज के मैक्सिमम्स की बात करेंगे, मैक्सिम्स की बात करेंगे एंड फिर हम इस जो ये पूरा टॉपिक है ना, इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।